राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जीवन के सदुपयोग की और अपने समय की सबसे आलस तोड़ कविता है। आज इस कविता का जिक्र इसलिए क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हताशा और निराशा से निकलने के लिए अहमदाबाद में चिंतन शुरू कर चुकी है। अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो चुका है। आज और कल 2 दिन कांग्रेस दिमागी तौर पर अपनी ओवरहॉलिंग करेगी, अपने कई कलपुर्जों की ग्रीसिंग करके उन्हें टाइट करेगी, कुछ को रिप्लेस भी करेगी ताकि कांग्रेस की गाड़ी सरपट दौड़ सके और सियासी माइलेज भी लिया जा सके। अपने दिन बदलने के लिए कांग्रेस ने क्या फैसले लिए और क्या फैसले वो ले सकती है, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले अहमदाबाद मंथन की एक रील देखिए। कांग्रेस का महाधिवेशन अहमदाबाद के सरदार स्मारक में शुरू हुआ है। यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस की अध्यक्षता के शताब्दी वर्ष का है। यही साल सरदार पटेल की 150वीं जयंती का भी है। अहमदाबाद में इकट्ठा होकर कांग्रेस मैसेज दे रही है कि गांधी और सरदार पटेल पर पहला पेटेंट कांग्रेस का ही है। इस विरासत पर वो दावा नहीं छोड़ेगी। आज CWC ने जो प्रस्ताव पास किया है उसका सार भी यही था। यह भी संकल्प लिया गया कि कांग्रेस हार नहीं मानेगी, बीजेपी और संघ से संघर्ष तेज करेगी। सबसे प्रभावशाली संदेशा ये है कि हम गुजरात आए हैं और यहाँ से हम न्याय पथ का संदेशा दे रहे हैं। कांग्रेस ने निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। आखिरी बार 1961 की 6-7 जनवरी को भावनगर में हुआ था। गुजरात में पार्टी 31 साल से सत्ता से बाहर है। इस अधिवेशन के 4 मकसद हैं। पहला, मोदी और शाह के गढ़ में सेंधमारी। दूसरा, गुजरात में वापसी की छटपटाहट। तीसरा, गांधी पटेल की विरासत वापस पाने की। और चौथा, कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश। चूंकि राहुल जी ने पार्लियामेंट में चैलेंज दिया है कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में हराएंगे, तो उस संदर्भ में मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। हम लोग तो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है कि गुजरात में ये अधिवेशन हो रहा है, गांधी और सरदार की भूमि पर हो रहा है, और उसके कारण पूरी पार्टी चार्ज हो गई है। जो तालुका लेवल के जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं आ पाए, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी अपने घरों में बैठ के सोशल मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं। दे आर सुपर एक्साइटेड। तो मुझे भी आनंद है और इसमें से कुछ निकल कर आएगा, नई लड़ाई का रास्ता इसमें से निकलेगा। वैसे गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी अब से पूरे 2 साल का वक्त बाकी है। इसीलिए इस पर बाद में भी विस्तार से बात की जा सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कांग्रेस अपने संगठन में आखिर जान कैसे फूंकेगी, उसकी बीमारियां क्या हैं और उसके पास दवाइयां क्या क्या हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस महाधिवेशन में पार्टी की ओवरहॉलिंग का एक आइडिया लेकर पहुंचे। आइडिया यह है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाया जाए। जिला अध्यक्षों को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी जाए। जिला अध्यक्षों को ही लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाएं, लेकिन उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक भी लगे। बेसिकली आइडिया यह है कि कांग्रेस को नीचे से मजबूत किया जाए। जिला अध्यक्ष ताकतवर होगा तो लोकल लीडरशिप उभरेगी, कैडर का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल का मानना है कि अभी प्रदेशों में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। वो चुनाव टिकटों के बंटवारे में मर्जी चलाते हैं, जिससे ग्राउंड वर्कर पार्टी से छिटकता है। लेकिन खबर है कि पार्टी के कई बड़े नेता इस फॉर्मूले के खिलाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक जैसे वरिष्ठ महासचिव जिला अध्यक्षों को अत्यधिक शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस कदम से कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण होगा, यानी राज्यों के अंदर
इक्का दुक्का छत्रपों का जो अंकुश पार्टी पर रहता है उससे पार्टी बाहर निकल पाएगी। इसके अलावा 2029 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहतर उम्मीदवार मिल पाएंगे। राहुल सोचते हैं कि जिला अध्यक्ष की कुर्सी मजबूत हुई तो मजबूत नेता इस कुर्सी पर बैठना चाहेंगे और ऐसे में पार्टी की जड़ों को मजबूती मिलेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों को नई ताकत मिलने वाली है। असल में कांग्रेस की दुखती रग कहां है वो जानना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए उसकी बीजेपी से तुलना बताना भी जरूरी है। किसी टीम को पता होना ही चाहिए कि मुकाबला उसका सामने वाली किस टीम से होने जा रहा है। बीजेपी 13.5 करोड़ सदस्यों की पार्टी है। कांग्रेस की सदस्य संख्या सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख है। बीजेपी की 14 राज्यों में अपनी सरकार है, कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में है। बीजेपी के 6 राज्यों में साझा सत्ता है, कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में है। बीजेपी का देश की 57% बड़ी आबादी पर राज है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 8% आबादी पर। यहां से सवाल आगे बढ़ता है कि कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने से किसने रोका, किसने कहा कि वो अपना घर ना सुधारे। आप कुछ दिन पहले गुजरात में राहुल गांधी का दिया गया एक बयान सुने। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने खुद माना था कि गुजरात में कांग्रेस अंदर ही अंदर उसका भाजपाकरण हो चुका है और आज उसी गुजरात में कांग्रेस जब यह कहती है कि उसे 2027 में गुजरात जीतना है, गांधी पटेल की विरासत वापस पानी है, तो क्या उससे पूछा नहीं जाएगा कि आखिर कैसे होगा ये? दुनिया का दस्तूर है, वो जहां उम्मीद देखती है वहीं भरोसा भी जताती है। कल ही एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला था, ये 2244 करोड़ रुपए का है, जबकि कांग्रेस को राजनीतिक दान के रूप में सिर्फ 281 करोड़ रुपए ही मिले। बाजार हो या फिर चुनाव, सिद्धांत एक ही है, निवेश वहीं होता है जहां भरोसा दिखता है, वो पैसे का निवेश हो या फिर वोट का। लेकिन इसका यह मतलब भी ना निकाला जाए कि देश का कांग्रेस के ऊपर से भरोसा उठ चुका है या फिर कांग्रेस पार्टी आउटडेटेड हो चुकी है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा उसकी जुबान पर था, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतकर कांग्रेस ने बता दिया कि कांग्रेस आईसीयू में नहीं है। 2019 के बाद केंद्र में दोबारा बीजेपी आने के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल जीते, नई ऑक्सीजन हासिल की। पहली बार राहुल गांधी ने पद यात्रा करने की ठानी और 2 किश्तों में भारत जोड़ो यात्रा से माहौल भी बनाया। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर सबका अटेंशन हासिल किया और उनको इसका चुनावी फायदा भी मिला। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसके गढ़ में जाके चुनौती दे। वो कितना चुनौती दे पाएगी ये तो अलग बात है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अगर गुजरात में वो चुनौती देगी तो वो उसको बैकफुट पर लाने की जरूर कोशिश करेगी और पार्टी अपनी एक हिमाकत या हिम्मत दिखाना चाहती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी 303 सीटों से 240 पर आ गई और कांग्रेस 52 सीटों से बढ़कर 99 सीटों तक पहुंच गई। कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा। इसके बावजूद कांग्रेस कुछ आरोपों में घिरती है। आरोप नंबर 1, कांग्रेस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है। दूसरा आरोप, कांग्रेस के पास भविष्य का विजन नहीं है। तीसरा, कांग्रेस के पास बड़े मुद्दों पर दिशा दिखाई नहीं देती। और आरोप नंबर 4, कांग्रेस के पास अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। इसके लिए ताजा उदाहरण ले सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में बोले ही नहीं। कांग्रेस की दूसरी उम्मीद यानी प्रियंका गांधी संसद में मौजूद ही नहीं थी। कांग्रेस शुरू से वक्फ बिल के विरोध में थी, लेकिन यह विरोध संसद और सोशल मीडिया तक ही रहा, बड़े नेताओं का। देश में कहीं कांग्रेस का कैडर झंडे बैनर लेकर सड़क पर नहीं दिखा और ना ही उसने कोई आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये लगता है कि उन्हें खांसी है। दरअसल वो खांसी नहीं है, वो टीबी है। अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपको बीमारी गंभीर है तो आप उसका इलाज करेंगे। ये इलाज तब हो पाएगा जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हमें
ट्यूबरक्लोसिस है। इतनी हार के बावजूद भी आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, आप दर बदर राज्य के चुनाव हारते जा रहे हो, सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, 2 राज्यों में आपके सहयोगियों की सरकार है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जो उसका संबंध होना चाहिए उसमें बहुत दिक्कत है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के पास राजनीतिक सोच तो है, संकट सिर्फ उस सोच पर स्थिर रहने की और उसे जमीन पर उतारने की है, जबकि बीजेपी इसी काम में बड़ी महारत रखती है। बीजेपी बड़े गर्व से कहती है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उसके नेता हमेशा दौरे पर रहते हैं, उनके कार्यक्रम रुकते नहीं। कार्यकर्ताओं को देने के लिए उसके पास हमेशा टास्क होता है, जबकि कांग्रेस मैनेजर क्वालिटी में मात खा जाती है। प्लान तो बना लेती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। खुद मैनेजर कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए 2019 से 24 के बीच कांग्रेस का घर बड़ी तेजी से खाली हुआ। करियर की तलाश में उसके कई नेता बीजेपी में चले गए। कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में खाली बैठने से बेहतर घर पर जा बैठे। कांग्रेस गांधी सरदार की विरासत पर दावा करती है। राहुल गांधी हर कार्यकर्ता को बब्बर शेर कहते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि देश के लिए सिर्फ उसी ने कुर्बानी दी है, उसी के नेताओं ने शहादत दी। इसके बावजूद कांग्रेस की दशा आप देख सकते हैं। देश के 11 राज्यों की तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, जिन्हें कांग्रेस को अपने यहां सत्ता से बाहर किए हुए लंबा वक्त हो गया है। बंगाल में कांग्रेस 1977 से सत्ता से बाहर है। बिहार में सत्ता से भागते हुए 35 साल पहले वो जीती थी। यूपी में 36 साल हो चुके हैं। तमिलनाडु में 58 साल पहले ही उसकी सत्ता चली गई थी, पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई। बाकी राज्य भी देख सकते हैं कि उन्होंने कब से कांग्रेस को दूर किया और फिर वापसी नहीं करवाई। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि देश के 7 राज्यों में उसका एक भी सांसद नहीं है और 3 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है। यहां बड़ा सवाल है कि क्या दिशाहीन होने की वजह से कांग्रेस को की यह नौबत हुई है? क्या सबको साथ लेकर चलने के बजाय किसी खास धर्म, कुछ खास जातियों को साधने की वजह से बड़ा वोटर उससे दूर होता हुआ चला गया, जो बड़ा वोट बैंक था? आज बंगाल में जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है वो कभी कांग्रेस पार्टी का था। बिहार में जो वोट आरजेडी के पास है वो कभी कांग्रेस का था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो कांग्रेस का वोट छीनकर ही 10 साल दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज रही। क्या अपने असली जनाधार को पहचानने में कांग्रेस पार्टी अब भी कंफ्यूज है? 50 साल से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस अपने वोटर को नहीं पहचान पा रही। क्या ये राजनीतिक मोतियाबिंद नहीं है? यह सवाल आज गुजरात अधिवेशन में राहुल गांधी के ही एक बयान से ही उठ सकता है। सूत्रों के मुताबिक CWC में राहुल गांधी की ओर से कहा गया, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और OBC साथ छोड़कर चला गया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात पर हमारी आलोचना होती है लेकिन हमें डरना नहीं है। इस बयान को क्या माना जाए कि कांग्रेस अब दलित और ब्राह्मण वोटों की बजाय OBC वोटों के पीछे भागेगी? अगर यही उसकी रणनीति है तो क्या यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू तेजस्वी को चिंता नहीं होनी चाहिए? और कांग्रेस का यही कंफ्यूजन गठबंधन धर्म पर भी दिखता है। दिल्ली में जैसे तैसे उसने आम आदमी पार्टी से पीछा छुड़ाया और अब ऐसे संकेत दे रही है कि शायद बिहार में भी आरजेडी से पीछा छुड़ाना चाहती है। लालू यादव के गढ़ में राहुल गांधी के बैक टू बैक 3 दौरे करना और कन्हैया कुमार की यात्रा को खुद जाकर प्रमोट करना यूं ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ऑफिशियली कुछ भी बोलने से बचती है और बिहार का कांग्रेस कार्यकर्ता फिर दोराहे पर है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलिए, ये तो बात हो गई देश के भीतर की जारी सियासत की। जैसे ही बिहार से और जानकारी मिलेगी और कांग्रेस पार्टी अपना रोड मैप आगे के लिए क्या तय करेगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।